जीवन में कठिनाइयों का आना कभी कम नहीं होगा, बल्कि हमें उन्हीं कठिनाइयों के हिसाब से अपने हर कदम को आगे बढ़ाना होगा। आज की कहानी भी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसकी निजी जिंदगी काफी ऊंच नीच से होकर गुजरती है। उसे कई सारी मुसीबतों से गुजरना पड़ता है, मगर वो उनका खुशी से सामना करता है, जो आज के जमाने के लोग नहीं कर पाते इस भागती दौड़ती हुई जिंदगी में। आज इसी कहानी के जरिए हम प्रेरित होंगे कि कैसे हर संघर्ष जिंदगी के लिए खराब नहीं होता। तो मूवी स्ट्राइप के पिटारे से आज निकली है 1994 की टू लिव, डायरेक्टर यूमियो जांग, IMDb 8.3। दोस्तों, अगर आपको कहानियां सुनना अच्छी लगती है, आप इंजॉय करते हैं, तो प्लीज ढेर सारा लाइक, शेयर, कमेंट पक्के से करें, ताकि आपके जैसे और भी लोग हमारी इस फैमिली में जुड़ सके और हमारी फैमिली और बड़ी हो सके। तो चलिए इसी के साथ मैं कहानी शुरू करती हूँ। ये कहानी 1940 के समय की है, जब शियो फुगई पूरे शहर में अपने अमीरी और शान शौकत के लिए जाना जाता है। उसे ये अमीरी अपनी विरासत में मिली है, जिसे अब वो धीरे धीरे जुआ जैसे खेलों में बर्बाद करने लगा है। बचपन से अमीरी में रहने के कारण वो एक अच्छे घर का बिगड़ैल औलाद बन गया। आज भी वो जुआ खेलने आया है और हर बार की तरह उसकी किस्मतियों से धोखा दे दिया और वो बाजी हार गया। मगर इतना सब होने के बाद भी फुगई के चेहरे पर एक सिकंज तक नहीं, मानो उसे इस खेल की आदत लत लग गई हो और उसे इस बात का रत्ती भर एहसास नहीं। फुगई इस बात से भी अनजान है कि उसका साथी लॉन्गर, जो उसकी शानो शौकत से जलता है, इसलिए वो आए दिन उसे जुए में हराकर उसका सब कुछ छीनना चाहता है। उसे ये तक पता है कि अगर वो एक और पारी के साथ फुगई को हराता है तो वो उसका सब कुछ छीन सकता है जो फुगई के पास मौजूद है। इधर अब फुगई की हालत काफी खराब हो चुकी है। उसके नौकर ने उसे अपने कंधे पर बिठाकर घर तक छोड़ा। घर पहुंचने पर फुगई को हर बार की तरह अपने पिता से गाली गलौज का सामना करना पड़ता है। आखिर एक पिता कैसे अपने बेटे को जुए का आदी होता देख सकता है। मगर यहाँ बात काफी नाजुक हो चुकी है, क्योंकि अब फुगई की जुए की लत की वजह से घर के सामान बेचने पड़ रहे हैं, जो कि बेहद बेशकीमती है। मगर इतना सब होने के बाद भी उसे बिल्कुल फिक्र नहीं, और ये साफ नजर आ रहा है कि उसकी बर्बादी जल्द ही उसके घर पर दस्तक देने वाली है। वही फुगई की यह हरकत सिर्फ उसके पिता को ही नहीं चुभती, बल्कि उसकी पत्नी जियाजेन को भी रास नहीं आती। वो लगातार रो रही है, क्योंकि फुगई ने उसे वादा किया था कि वो उसके गर्भवती होने पर ये सब छोड़ देगा। मगर फुगई की ये हरकत रुकने का बिल्कुल नाम ही नहीं ले रही। उसने जियाजेन को शांत करते हुए ये विश्वास दिलाया कि वो तो सिर्फ जुआ देखने जाया करता है, ना कि खेलने। जुआरी के साथ साथ फुगई एक झूठा भी है, ऐसा कह कहकर अपनी पत्नी को अंधेरे में रखने की कोशिश में लगा रहता है। मगर क्या उसकी पत्नी सही में अंधी बन चुकी है? नहीं, वो जानती है कि उसका पति उसे सिर्फ झूठी तसल्ली दे रहा है। और बात सही भी साबित हो गई, जब अगले दिन वो फुगई को उसी जगह पर दोबारा जुआ खेलते हुए देखती है। अपने घर की हालत को देखते हुए उसने फुगई को ये सब करने से रोकने की काफी कोशिश की, मगर उसने उसकी एक ना सुनी। आज फुगई की यही गलती उसकी जिंदगी को पलट कर रख देने वाली है। अब वो जुआ खेलने एक बार फिर से लॉन्गर के साथ बैठ गया, और इस बार लॉन्गर पूरी तैयारी के साथ आया है। उसने चंद पलों में फुगई को जुए में उसके अपने घर से लेकर सभी चीजों को दांव पर लगाने को मजबूर कर दिया। जुए के आखिर में वही हुआ जिसका सबसे ज्यादा डर होता है। फुगई इस बार भी बाजी हार बैठा। वो जुए में सब कुछ खो बैठा। उसने लॉन्गर से इसका विरोध भी किया, मगर अब सब कुछ जाने के बाद वो कुछ भी नहीं कर सकता। जब वो बाहर आया, उसकी नजर जियाजेन पर गई, जो उसी का इंतजार कर रही है। लेकिन वो यहाँ इसीलिए नहीं है कि उसे अपने साथ घर ले जाएगी, बल्कि वो उसे ये बताने रुकी है कि वो अब हमेशा के लिए उसे छोड़कर जा रही है। फुगई ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, मगर वो इस बार नहीं रुकी। उसके भी सब्र का बांध टूट चुका है। और इधर फुगई अपनी सभी जायदाद के साथ अपनी पत्नी और बच्चों को भी खो चुका है। इसका एहसास होते ही वो फूट फूट कर रोने लगा। उसे एहसास हुआ कि आखिर उसने कितनी बड़ी गलती की है, मगर अब वो समय के पहिए को वापस पीछे नहीं ढकेल सकता, इसलिए उसे अपने किए का नतीजा भुगतना होगा। जल्द ही लॉन्गर ने उसे सभी जायदाद और घर को अपने नाम कर लिया, जिसे देख फुगई के पिता से रहा नहीं गया, और वो अपने बेटे की इस हरकत से इतने टूट गए। और साथ ही फुगई की माँ की तबीयत भी नाजुक हो चली, मगर लॉन्गर ने उसे विश्वास दिलाया कि वो अगले कुछ समय तक उसकी माँ की पूरी देखभाल करेगा। एक ही झटके में महलों में रहने वाला फुगई को बेघर आम लोगों की तरह सड़कों पर दिन रात बिताना पड़ रहा है। कई दिन बीत गए और वो दिन आया जब उसकी पत्नी ने एक बेटे को जन्म दिया। ये खबर पता चलते ही वो कैसे न कैसे करके अपनी पत्नी और बच्चों से मिलने में कामयाब हुआ। सबसे पहले अपनी पत्नी की हालत देख उससे अपनी गलती के लिए माफी मांगता है, और फिर उसने अपने जन्मे बेटे को देखा
उसकी पत्नी बोली, मैंने हमारे बेटे का नाम योकिंग रखा है, जिसका अर्थ है जो जुए से दूर रहता है। खैर, अब फुगई को एक बार फिर नसीब से मौका मिला है अपनी पत्नी के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करने का, और वो इस बार कोई गलती नहीं करना चाहता। इधर कुछ समय बाद वो लॉन्गर के पास पहुंचा कुछ पैसे उधार लेने, जिससे वो अपनी बीमार माँ का इलाज करवा सके और साथ में अपने लिए नई दुकान खोल सके। अपना अच्छा दोस्त समझकर वो लॉन्गर के पास आया तो था कि वो उसकी मदद जरूर करेगा, मगर वो उसका ठीक उल्टा निकला। लॉन्गर ने उसे पैसे देने से इनकार कर दिए। उसने फुगई के हवाले से एक बक्सा थमाया जिसमें कुछ कठपुतली के खेल के सामान रखे हैं। वो बोला, अगर पैसे की जरूरत पड़ती है तो यहाँ आने की बजाय कठपुतली का खेल शुरू कर दो, कम से कम ईमानदारी के पैसे तो कमा सकोगे। लॉन्गर की इस घोर बेइज्जती का फुगई के पास कोई जवाब नहीं और वो इसी कठपुतली के सामान को लेकर उनके खेल दिखाने में लग गया। शुक्र है उसके इस नए काम की बदौलत उसके घर का खर्चा निकलने लगा, 2 वक्त की रोटी जुटा पाता। सब ठीक ही चल रहा है, मगर ये वो दौर है जब चाइनीज सिविल वॉर काफी तेजी से बढ़ रहा था और इन सब के बीच फुगई अपने साथियों के साथ कठपुतली का खेल प्रदर्शित कर रहा होता है। तभी उसके तंबू पर रिपब्लिक ऑफ चाइना के सिपाही ने आकर कब्जा कर लिया और साथ ही उन्होंने फुगई और उसके साथियों को अपनी सेना में शामिल कर लिया ताकि वो उनके कम्युनिस्ट पार्टी से युद्ध करने में मदद कर सके। न चाहते हुए भी फुगई को इस चीज के लिए सहमत होना पड़ा। वो अपने दोनों साथियों के साथ सेना की मदद में जुट गया, मगर फुगई और उसके साथी बाकी सेना से अलग सिर्फ खुद को बचा रहे हैं और जितना हो सके उतना युद्ध से दूर भागने की कोशिश करते। और जल्द ही कड़कड़ाती जाड़े का मौसम आ गया। फुगई और उसके साथी किसी तरह एक जगह रात बिता रहे हैं। उन्होंने जब बाकी सिपाही से मिलने का तय किया तब ये देखकर हैरान हो गई कि अब वो सभी वहाँ से गायब हो चुके हैं। उन्हें लगा कि वो सभी सिपाही वहाँ से जा चुके हैं, लेकिन जल्द ही ये गलत साबित हो गया। जब वो खुद के आजाद होने का जश्न मना रहे होते हैं तब फुगई की नजर अचानक से एक ऐसे कोने पर गई जहाँ वो सभी सिपाही मौजूद हैं, मगर जिंदा नहीं, लाश बनकर। आखिर एक रात में ऐसा क्या हुआ कि वो सभी के सभी मौत के ढेर चढ़ गए? वो इस सवाल का जवाब ढूंढ ही रहे हैं कि तभी एक आदमी की नजर उन लाशों पर गई। उन सभी लाशों को देखकर वो समझ गया कि उसके भाई का भी यही हाल हुआ होगा, इसलिए अब वो अपने भाई की चिंता में उसे ढूंढने निकल पड़ा। कुछ समय बाद जब फुगई ने पाया कि वह आदमी भी गायब हो गया है तो वो उसे ढूंढने निकल पड़ा। एक चोटी के आगे आकर उसने नजर दौड़ाई। वो ये देखकर हैरान हुआ कि कैसे कई सारे सिपाही उनकी तरफ बढ़ते आ रहे हैं। वो सिपाही कोई और नहीं बल्कि रिपब्लिक ऑफ चाइना के युद्ध में हराने वाली कम्युनिस्ट पार्टी है। फुगई के साथ साथ बाकी सभी उनके सामने अपना सर झुकाए खड़े हो गए। सिपाहियों ने उन्हें अपना बंदी बना लिया, मगर फुगई का ये कैद होना कहीं न कहीं उसी के लिए सही साबित हुआ। उसे कठपुतली खेल में महारत हो चुकी है और अब वो यहाँ भी कम्युनिस्ट पार्टी के मनोरंजन के लिए इसी खेल को प्रस्तुत करता है। ऐसे फुगई ने कम्युनिस्ट पार्टी में अपने लिए एक खास जगह बना ली। उसे पार्टी की तरफ से एक खास तोहफा दिया गया। तोहफा में कुछ कागज है जो फुगई को साबित करता है कि वो उन कम्युनिस्ट पार्टी के साथ है और उनके सहयोग में मदद की है। अब काफी दिनों बाद फुगई को अपने घर जाने का मौका मिला। बहुत ही खुश है वो, क्योंकि अपने परिवार से जो मिलने वाला है। लेकिन यहाँ आकर उसे पता चला कि तेज बुखार से तड़पती उसकी बेटी ठीक तो हो गई, लेकिन उसने बोलने की क्षमता खो दी है, यानी वो बोलती नहीं है। अपनी बेटी की ऐसी हालत देख उसने ठान लिया कि अब वो अपने बच्चों और पत्नी को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। एक दिन फुगई को अपने कुछ साथियों से मालूम पड़ा कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन लॉन्गर के घर को कम्युनिस्ट पार्टी ने जला दिया है, क्योंकि लॉन्गर ने कम्युनिस्ट पार्टी की जीत पर उनके नए नियमों को मानने से इनकार कर दिया था। ये बात पार्टी के लोगों को पसंद नहीं आई और उसका घर जला दिया। मगर लॉन्गर को सिर्फ इतने में ही नहीं छोड़ा गया, उसे पार्टी के द्वारा कैद कर लिया जाता है ताकि वो उसे सभी के सामने मौत के घाट उतार सके। लॉन्गर की ये दुर्दशा देख फुगई बड़ा बेचैन हो उठा और उस जगह पहुंचा जहां उसे गोली मार के हत्या कर दी गई। फुगई को एहसास हुआ कि अगर वो आज भी अपनी पुरानी जिंदगी में उसी घर में जी रहा होता तो शायद उसका भी यही अंजाम होता। फिर उसे ये भी मालूम चला कि कम्युनिस्ट पार्टी की जमींदारी लोगों से दुश्मनी है और अगर उन्हें मालूम चल गया कि एक समय पर फुगई भी जमींदार था तब वो उसकी भी यही दुर्दशा कर सकते हैं। वो जल्दी से घर वापस आकर अपने उन कागज को ढूंढ निकाला जिसे उसने कम्युनिस्ट पार्टी के सहयोग से हासिल किया था और अब इसी के जरिए वो अपने असली पहचान को छुपाकर एक नई शुरुआत कर सकता है। ऐसे ही कई साल और बीत गए। फुगई अपने गाँव के लोगों के साथ घर के सभी लोहे लक्कड़ बड़े अफसर के हवाले जमा कर रहा है ताकि वो इकट्ठे हुए लोहे से हथियार बनाकर और उसके इस्तेमाल से ताइवान को टक्कर दे सके। फुगई की बेटी फेंगशिया भी अब काफी बड़ी हो गई।
मगर उसके बोलने और कम सुनने की क्षमता अभी तक वापस नहीं आई है। एक दिन वो घर का काम कर रही होती है और गांव के कुछ बदमाश बच्चे उसे छेड़खानी करने लगे। ये देख फुगई के छोटे बेटे यॉकिंग को बिल्कुल पसंद नहीं आया। गुस्से में उसने उन लड़कों को वहीं पीट डाला और अपनी बहन को बचाया। लेकिन यॉकिंग का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ है और उसने उन बच्चों को दोबारा मारा जब वो सभी गांव वालों के साथ खाना खाने आए। उसकी ऐसी हरकत गांव वालों को अच्छी नहीं लगी। फुगई ने अपने बेटे के इस हरकत के लिए सभी से माफी मांगी, पर वो ये नहीं जानता कि आखिर उसके बेटे ने ये सब क्यों किया। बिना जाने ही उसने उसे खूब डांटा, यहाँ तक कि उस पे हाथ भी उठाया। मगर बाद में उसे अपनी पत्नी से मालूम पड़ा कि अपनी बहन की इज्जत बचाने के लिए उसने उन लड़कों को मारा था। फुगई को यॉकिंग पर ऐसे हाथ उठाने पर अफसोस हुआ। यहाँ गांव में जोरों शोरों से लोहा इकट्ठा करने का काम किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ फुगई अपनी कठपुतली के खेल से लोगों का मनोरंजन किया करता। लेकिन यहाँ छोटा यॉकिंग अभी तक भी अपने पिता से नाराज है और इसकी खबर जब फुगई को लगी तो उसने अपनी पत्नी से कहकर यॉकिंग को उसकी कठपुतली के खेल देखने के लिए बुलाता है। यॉकिंग को उनका कठपुतली का ये खेल काफी पसंद आया और उसका गुस्सा भी शांत हो गया। अब अगले दिन हो रहे एक जश्न के बाद मालूम पड़ा कि गांव वालों ने अपने सभी लोहे को जमा कर अपना कोटा पूरा कर दिया है और इसके लिए फुगई और उसकी पत्नी को सम्मानित भी किया गया। एक दिन फुगई अपनी कठपुतलियों का खेल दिखा रहा है, तभी उसके पास गांव के कुछ लोग भागे भागे आए और उसे ऐसी खबर दी जिसने एक बार फिर फुगई की जिंदगी पलट कर रख दी। उसका बेटा यॉकिंग स्कूल से घर आ रहा था और जिला प्रमुख भी उसी वक्त शहर को आ रहे थे कि तभी अचानक उनकी गाड़ी में हुई कुछ गड़बड़ी से यॉकिंग की उनकी गाड़ी से एक दुर्घटना हो गई। लेकिन जिला प्रमुख को जहां इस हादसे में कोई नुकसान नहीं पहुंचा, वहीं उसका बेटा उनकी गाड़ी के नीचे आकर मारा गया। ये खबर सुनकर फुगई के हाथ पैर सुन्न पड़ गए, दिमाग काम नहीं कर रहा। होश आने पर वो जोर जोर से रोने लगा। पर एक बाप को तो संतान के सारे फर्ज के साथ उसके दाह संस्कार का भी फर्ज निभाना था। अपने बेटे की अस्थियां हाथ में लेकर खुद को संभाल रहा था कि इतने में एक गाड़ी उसके सामने आकर रुकी। ये उसी जिला प्रमुख की गाड़ी है जिसकी वजह से यॉकिंग मारा गया। वो यहाँ फुगई और उसकी पत्नी से अपनी गलती के लिए माफी मांगने आया है। लेकिन जिन माँ बाप ने अपने बच्चे को खोया है किसी और की गलती की वजह से, उनसे माफ कर देने की उम्मीद रखना बहुत ही मुश्किल है। मगर उन्होंने भी उनसे वादा लिया कि वो तब तक एक जान का मोहताज रहेगा जब तक वो उन्हें माफ ना कर दे। समय ने बड़ी छलांग लगाई और एक दशक बाद फिर से कल्चरल रेवोल्यूशन का कब्जा हो गया। फुगई के घर पर गांव के मुखिया ने आकर उसे सलाह दी कि वो अपने कठपुतली के सामान को जला के राख कर दे, क्योंकि अब नई सेना इस खेल को उनके दुश्मनों के पसंदीदा होने के कारण बुरा मानती है। फुगई भी ये जानता है कि अगर उसे समय के साथ चलना है तो उसे उसके हिसाब से ढलना भी होगा। अपनी बेटी की मदद से उसने अपनी कठपुतली के सारे सामान को जला दिया। मगर गांव के मुखिया सिर्फ इसके लिए ही नहीं आए थे। दरअसल वो एक और खबर लेकर आए हैं उसकी बेटी फेंगशिया के लिए, जिससे उसकी जिंदगी बन सकती है। अर्शी नाम का एक आदमी है जो उसकी बेटी से मिलकर अपनी शादी की बात करना चाहता है। जांच पड़ताल से फुगई को मालूम पड़ा कि अर्शी एक फैक्ट्री में गार्ड लेबर का लीडर है और उसके एक पैर में हल्की सी चोट भी है। उसने इस रिश्ते को मंजूरी दे दी। अर्शी के साथ फुगई और उसके परिवार की पहली मुलाकात है। उसने फेंगशिया को सिर्फ देखा और वहां से चला गया। कुछ समय तक इंतजार करने के बाद फुगई और जियाजेन को लगा कि यह रिश्ता शुरू होते ही खत्म हो चुका है, मगर वो गलत थे, क्योंकि समय के साथ साथ फेंगशिया और अर्शी एक दूसरे को पसंद करने लगे और जल्द उनकी शादी हो गई। शादी खत्म होने के बाद अंत में फुगई की फिर से जिला प्रमुख से मुलाकात हुई, जो उसे माफी मांगने आया है, मगर इस बार भी वो उसे माफ करने से मना कर देते हैं। शादी के कई महीनों बाद फेंगशिया और अर्शी अपने मायके आई है। वो लोग उन्हें फेंगशिया की मां बनने की खुशखबरी सुनाते हैं। नाना नानी बनने की खबर से दोनों झूम उठे। उन्होंने अर्शी और फेंगशिया से कहा, बच्चे के हर बढ़ते पड़ाव की तस्वीर हमें भेजते रहना, क्योंकि वो खुद अपने बेटे को बड़ा होते नहीं देख पाए थे। अब एक रात जिला प्रमुख बड़े ही उदास और निराश भाव से दोबारा फुगई से मिलने उसके घर आया। फुगई के उन्हें यहाँ इस वक्त आने के कारण पूछने पर वो बोला, मेरी पत्नी ने अपनी जान ले ली है। मेरे पास भी अब जीने की कोई वजह नहीं बची है, इसलिए मैं अपनी सारी जायदाद तुम्हारे नाम करके जा रहा हूँ। फुगई भले ही अभी भी उससे अपने बेटे को लेकर नाराज है, मगर उसके अंदर की इंसानियत नहीं मरी है। उसने चीफ को याद दिलाया उनका किया गया वादा कि उसकी एक जिंदगी उनके नाम पर उधार है। इसीलिए अब वो चीफ से एक वादा करवाते हैं कि उन्हें उसके बेटे के लिए एक माफी चाहिए और वो खुद की जान न ले, क्योंकि वो जान कभी उसकी थी ही नहीं। अब कुछ दिन बाद फेंगशिया अस्पताल में भर्ती है।
लेकिन अस्पताल में एक भी डॉक्टर नहीं है। उन्हें कहीं निकाल फेंका है क्योंकि वो सभी के सभी विरोधी दल से हैं। बस कम उम्र के कुछ नर्स ही अस्पताल में इस वक्त मौजूद है। फेंगशिया की माँ ने कहा, लेकिन हमें किसी अनुभवी डॉक्टर की जरूरत है क्योंकि फेंगशिया ना तो बोल पाती है और ना ही सुन। ये वक्त उसके लिए काफी नाजुक है। इसके बाद किसी तरह अर्शी एक बूढ़े डॉक्टर वांग को ले आया, लेकिन 3 दिन से भूखे रहने के कारण उनकी हालत खराब है। फुगई और जियाजन नहीं चाहते कि उनकी बेटी की डिलीवरी के वक्त किसी को भी कोई नुकसान पहुंचे। डॉक्टर की ऐसी हालत देख फुगई उनके लिए कुछ ब्रेड खरीद कर ले आया जिससे वो थोड़ा ठीक महसूस करे। लेकिन उन्हें इतनी भूख लगी थी कि उन्होंने एक साथ सारे के सारे ब्रेड्स खा लिए। उनकी तबीयत और बिगड़ गई। इधर उन्हीं कम उम्र के नर्स स्टूडेंट की मदद से फेंगशिया ने एक हष्ट पुष्ट बच्चे को जन्म दिया, जो कि एक लड़का है जो बोल और सुन दोनों सकता है। ये जानकर फुगई और उसकी पत्नी बहुत खुश हो गए। अर्शी तक भी यह खबर पहुंची। सब बहुत खुश है, लेकिन शायद ये खुशी भी उनसे छिनने वाली है। थोड़ी देर बाद नर्स ने बाहर आकर बताया कि फेंगशिया का खून रुकने का नाम नहीं ले रहा और उनमें से कोई भी नर्स अनुभवी नहीं है। सभी अभी पढ़ाई कर रहे हैं। फुगई दौड़कर उस बूढ़े डॉक्टर के पास गया ताकि उसकी बेटी की जान बच जाए, लेकिन डॉक्टर चाह कर भी कुछ नहीं कर सका। जियाजन रोती रही, मेरी एक ही बच्ची है, दया करके इसे बचा लो, इसे मुझसे मत छीनो, मेरी एक ही बच्ची है। लेकिन खून ना रुकने की वजह से फेंगशिया की मौत हो गई। अब समय फिर गुजरा। फेंगशिया का बेटा 7 साल का हो चुका है। नाना जी के साथ उनके काम में मदद कर दोनों घर वापस लौटे हैं। बड़ा ही प्यारा और समझदार बच्चा है जिसे प्यार से लिटिल बन कहकर बुलाते हैं। जियाजन फुगई से बोली, आज मुझे मेरी बेटी की कब्र पर ले चलना। लिटिल बन की तस्वीर वहां रखनी है। आज वो 7 साल का हो गया है। फिर माँ, बाबा, अर्शी और उसका बेटा लिटिल बन चारों मिलकर फेंगशिया की कब्र के सामने बैठे हैं, जहां उसकी बेटी की हर एक पड़ाव, हर एक साल की तस्वीर रखी हुई है। एक बार जियाजन ने फेंगशिया से कहा था कि उसके बच्चे की हर साल की तस्वीर भेजना। आज वो अपनी बेटी के लिए वही कर रही है, क्योंकि वो जानती है कि कहीं न कहीं वो भी दूर से अपने बेटे को बड़े होते देख रही है। दोस्तों, फुगई ने अपनी जिंदगी में क्या नहीं देखा। शानो शौकत से गरीबी, महलों से सड़क, माँ बाप खोया, पत्नी छोड़कर चली गई, सेना के लिए लड़ना पड़ा, बेटा मारा गया। जो काम उसने इतने साल किए उसे खुद के हाथों से जलाना पड़ा। अपनी प्यारी सी बेटी को आंखों के सामने मरता देखा, लेकिन उसने जीना बंद नहीं किया। जैसी परिस्थिति आई वैसे ही उनका मुकाबला किया, कभी हार नहीं मानी। उसने जान लिया है कि आखिर जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं होती। आज वही 4 लोग साथ में जिंदगी गुजार रहे हैं, जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। और आज भी जब उसके नाती ने कहा कि वो बैल की सवारी करना चाहता है, तो फुगई ने कहा, बैल की क्यों, तुम ट्रेन और हवाई जहाज की सवारी करना, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना। हमें भी ऐसे ही सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। ये कहानी आज हमें यही सिखा गई। इसी के साथ मुझे भी इजाजत दे। धन्यवाद। मूवीज ट्राइब एक और अनोखी कहानी के साथ दोबारा हाजिर होगी। बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर फ्रेंड्स।